Okay, student of ninth class, both section A and section B. ये जो वीडियो लेक्चर है ये सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं आपका एक चैप्टर था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने स्टार्ट किया था और पहले वाले क्लास में हमने शुरू किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी टोटल कितना है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इतने सारे डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर यानी डिवाइड करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। हम उसे क्या कहते थे? क्लासिफिकेशन। थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन को हमने डिफाइन किया था, बताया था आप लोगों को क्लासिफिकेशन क्या होता है ये करके। ठीक है, ओके बेटा। अब इसी क्लासिफिकेशन से थोड़ा और आगे बढ़ना है हमें। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को, यानी उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस किस तरीके के कैरेक्टर्स सेम है और कौन कौन से कैरेक्टर्स डिफरेंट है, उन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे या सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे जो डिफरेंट टेक्सास हमारे पास थे या डिफरेंट टेक्सॉन हमारे पास जो प्रेजेंट था या जिनको हम कैटेगरीज कहते थे। हमें पता है किंगडम से लेकर स्पीशीज तक टोटल कितने 7 कैटेगरीज हमारे पास थे, और किंगडम से लेकर स्पीशीज तक जितने भी कैटेगरीज हैं या टैक्सॉन थे उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उसके अंदर प्लेस करने को, डिवाइड करने को हम कहते थे क्लासिफिकेशन। और जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तब हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं आप लोगों को यानी पीडीएफ जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है उसका एक पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगा बाद में। जब वीडियो को जब आप अपलोड में करूंगा उसके बाद मैं आपको नोट्स का पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ओके। देखो बेटा, अब उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा आगे लेकर हमें जाना है। ये जो क्लासिफिकेशन है याद रखना, ये क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू, याद रखना शाबाश, क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? इवोल्यूशन। एवोल्यूशन से इसका बड़ा कनेक्शन है क्लासिफिकेशन का, याद रखना। देखो, अब ऐसा तो है नहीं, जो जितने भी हमने क्या कहा था 1.7 मिलियन स्पीशीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो अभी तक डिस्कवर हुआ है, इतने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुआ है वो एक साथ सारा का सारा ऑर्गेनिज्म तो वजूद में नहीं आया होगा। तो शुरू में आपके प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स है, जो सबसे पुराने टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है, वो सबसे पहले कहा जाता है आपके अर्थ के सरफेस पे वो वजूद में आया। फिर इसके बाद प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो वजूद में आ गया। अब प्रिमिटिव से एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे वजूद में आया? वो एक प्रोसेस के द्वारा आया जिसे कहते हैं इवोल्यूशन। याद रखना, क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में इवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखना, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में, अपने कैरेक्टर में जब वो कोई ना कोई चेंज लाता है अपने एनवायरनमेंट के, अपने माहौल के हिसाब से, ताकि वो उस इकोसिस्टम में या उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस माहौल के अंदर या उस हैबिटेट के अंदर अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करे, अच्छे से अडाप्ट करे। इस तरीके का अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंज लाता है, उस चेंज इन कैरेक्टर को या चेंज इन बिहेवियर को हम कहते हैं इवोल्यूशन। समझ में आया? इवोल्यूशन का मतलब हो गया चेंज इन कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
चेंज इन कैरेक्टर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में अगर बिहेवियर में अगर चेंज आता है, तब्दीली आ जाता है, ताकि वो किसके हिसाब से चेंज करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज अप करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, शुरू में प्रिमिटिव जब हम बात करेंगे, पुराने ज़माने में या पहले ज़माने में, प्रिमिटिव टाइम पे जो जिराफ होता था, जो जिराफ होता था, कहा जाता है उनका नेक जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। आजकल जो आप जिराफ देखते हैं उनका नेक कितना होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना। तो प्रिमिटिव जो आपका जिराफ था, उनका नेक जो था वो क्या था, नेक जो था वो शॉर्ट था। वो क्या होता था, शॉर्ट होता था। क्यों, जाहिर से बात है, क्योंकि शुरू शुरू में जो प्लांट्स होते हैं, सबको पता है जिराफ जो है वो यानी कौन सा चीज़ खा लेता है, प्लांट का। ज़्यादातर याद रखना, जिराफ जो है वो प्लांट के लीव्स खाते हैं। क्या खाते हैं, लीव्स। और याद रखना, शुरू शुरू में जो नए प्लांट्स, जो ज़मीन पे जो प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो छोटे छोटे प्लांट्स थे। वो प्लांट्स क्या थे, साइज के छोटे छोटे थे, बड़े बड़े ट्रीज नहीं थे। ठीक है, वो प्लांट्स क्या थे, छोटे थे। इसीलिए उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा यानी आप कह सकते हैं, अगर प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा होता तो उस तक पहुंचने में उसको बहुत ज़्यादा यानी उसका हाइट यानी बड़ा चाहिए था। लेकिन जब जाहिर सी बात है प्लांट ही साइज में शॉर्ट था, तो उसका हाइट छोटा होगा तब भी आसानी से उस प्लांट की लीफ तक वो पहुंच सकता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि प्लांट्स का जो साइज है, ट्रीज जो है वो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बनने लगे, इतने लंबे लंबे ट्रीज बनने लगे। और लीव्स जो है वो काफ़ी ऊपर ऊपर, यानी वो लीव्स जो है वो बनने लगी इस तरीके से। उस वजह से अब क्या हुआ, धीरे धीरे जिराफ ने कोशिश किया कि उसका नेक जो, यानी उसने कोशिश किया कि ऊपर जो लीफ है उस तक वो पहुंचे। तो वो कोशिश करता रहा, ऊपर की तरफ, लीफ की तरफ वो कोशिश करता रहा। उसी कोशिश की ही वजह से, क्योंकि एनवायरनमेंट में उसको जो फूड मिल रहा है, लीफ जो मिल रहा है वो बहुत हाइट पे था, उस हाइट तक पहुंचने के लिए उसने अपने आप में चेंज लाया। उसका नेक जो था वो क्या हो गया, नेक जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, लंबा हो गया। ठीक है, इस तरीके से उसका नेक क्या हो गया, लंबा हो गया। तो नेक लंबा होने का मेन कारण है क्या है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो लीफ वो खा लेते हैं वो लीफ बहुत हाइट पे प्रेजेंट था, इसलिए उसको अपने बॉडी के अंदर या अपने बॉडी के कैरेक्टर्स में भी क्या लाना पड़ा, चेंजेस लाना पड़ा। उसी चेंज इन कैरेक्टर को या चेंज इन बिहेवियर को एनवायरनमेंट के हिसाब से, चाहे वो खाने के लिए हो सकता है, वो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के लिए हो सकता है, वो एनवायरनमेंट में हैबिटेट के लिए हो सकता है, उस चेंज इन बिहेवियर को हम कहते हैं क्या बेटा, इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, ये याद रखना। और बिल्कुल इसी तरीके से इवोल्यूशन जो है, वो इवोल्यूशन हम कहते हैं कि इंसान भी एक्चुअल में मेन जो है वो एप से, बंदर से इवोल्यूशन होके वो बना हुआ, ये साइंस कहती है। हालांकि याद रखना, एवोल्यूशन जो है वो, एवोल्यूशन यानी को एक्सप्लेन करने के लिए जो थियरीज है वो आज तक अभी फुल्ली प्रूफ हुआ नहीं है। लेकिन ये साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन जो है, मैन जो है, ह्यूमंस जो है वो एक्चुअल में इवोल्यूशन होकर बना है, किससे, किससे बना है, एप्स से। ये कहा जाता है ना कि हम लोग जो है वो बंदर से निकले हैं। ठीक है, ओके। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इवोल्यूशन का भी थोड़ा हमें जिक्र करते चलना है जब आप क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो इवोल्यूशन का जो आइडिया था, इवोल्यूशन का ये जो यानी दिमाग में सबसे पहले इसका आइडिया किससे आया, एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट था जिसका नाम था
चार्ल्स डार्विन, जिसका नाम क्या था बेटा? चार्ल्स डार्विन। 1859 में, आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन 1859 में एक समंदरी सफ़र पे चला जाता है, ठीक है, और एक बहुत बड़े से आइलैंड में वो जाकर अटक जाता है। वहाँ पे पहुँचकर उसको कई तरीके के, डिफरेंट तरीके के बर्ड्स, डिफरेंट तरीके के कछुए, डिफरेंट तरीके के लिजर्ड्स, डिफरेंट तरीके के स्क्वेरल्स उसको दिख जाता है। अब वहाँ जब वो देखता है कि आइलैंड तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट तरीके के क्यों हैं, तो वहाँ से उसको एक आइडिया आ गया इवोल्यूशन का, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद उसने अपना एक बुक लिखा था, बहुत ही फेमस एक बुक लिखा था, जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ, बुक का नाम था क्या? द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, वो कैसे वजूद में आया। तो ये किताब उसने फिर लिखा, और इस किताब के अंदर बर्ड्स, टोटाइस या टर्टल जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, यानी बताया गया है कि किस तरीके से ये सारे वजूद में आ गया है, उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। ओके, ये हो गया कुछ इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपके लिए, ठीक है। आ, अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा, याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप नाम देते हैं उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म मत लिखो फिलहाल, तो थिंग लिखो। किसी भी चीज को जब आप नाम देते हैं उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। लेकिन जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया? इफ वी नेम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ रूल, एक रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं उसे आप कहते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया? नेमिंग, नेमिंग ऑफ अ लिविंग organism is called as biological nomenclature। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखो, ग्रीक टर्म है ये नॉमेनक्लेचर जो एक्चुअल है। अब देखो, पहले पहले जब बायोलॉजिकल साइंटिस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो अब किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना क्यों पड़ रहा है भाई? जाहिर सी बात है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में सही तरीके से हमें जानना है तो उस ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए, ये बताया था आपको। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जब भी किसी घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका कैरेक्टर्स देखा जाता है, मेल का कैरेक्टर है या फीमेल का कैरेक्टर, ठीक है। फिर जब वो कैरेक्टर्स देखने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम पता करते हैं कि हाँ या ये मेल है या फीमेल है। जब आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया हमने कि ये मेल या फीमेल जो भी है हमने पहचान लिया, तब हम उसको नाम देते हैं। रैंडमली ऐसे ही जाकर नाम तो नहीं देते, पहले आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? नाम देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है नॉमेनक्लेचर जो है, कि जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना, कैरेक्टराइज करना, फिर आइडेंटिफाई करना, फिर उसको नाम देना, फिर उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको क्या करना, यानी ग्रुपिंग करना, डाल देना, ठीक है। अब देखो, शुरू शुरू में जब बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता था वो नाम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता था, ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल याद रखना, पोलिनोमियल मीन्स
मैनी नेम, मैनी नेम्स, यानी एक बंदे का या एक ऑर्गेनिज्म का कई सारे वर्ड्स के नाम होते थे, यानी 10-15 वर्ड्स के एक नाम के अंदर 10-15 वर्ड यानी होते थे। उस वजह से क्या होता था, लोगों को याद रखने में बड़ा दिक्कत होता था। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और यानी क्लासिफिकेशन पे जब काम करता चला गया, तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये पॉलिनोमियल जो नोमेनक्लेचर है या पॉलिनोमियल जो नाम है, ये जो लंबा नाम है, वो किसी काम का नहीं है। अब हमें कोई एक ऐसा नाम ढूंढना पड़ेगा जो याद रखने में आसान हो, जो बहुत ही सरल हो, आसान हो, ठीक है। इसीलिए क्या किया, एक हल्का सा, एक सादा सा नाम जो है लोगों ने यानी बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ढूंढ लिया, और वो जो सरल नाम देने का जो सिस्टम है उसे उन्होंने नाम दिया क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा नाम है जो पूरे दुनिया में आपको यूनिवर्सल है, कहीं भी जाओ वो नाम वैसा का वैसा रहेगा। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नाम भी होता है ना। क्या होता है बेटा, एक कॉमन नेम भी होते हैं, एक आम नाम भी होता है, या आप कह सकते हैं वर्नैक्युलर या लोकल नेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टोमेटो, ये आम नाम है, ठीक है। या टमाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, या टमाटर कहते हैं। टमाटो को हिंदी में क्या कहते हैं, टमाटर कहते हैं, या उर्दू में टमाटर कहते हैं। तो डिफरेंट जगहों पे, यानी आप यहाँ करगिल में इसको क्या कहते हैं, पाम कहते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट नाम है आपको, डिफरेंट रीजन के हिसाब से, डिफरेंट इलाके के हिसाब से एक चीज़ को कई सारे नाम है। अब आप यहाँ से जाओगे जाके कश्मीर में, या जाके कहीं मुंबई दिल्ली में जाके आप कहोगे कि मुझे पाम दे दो, तो जाहिर सी बात है वो बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पता नहीं क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं, क्या पाम कह रहा है। तो जो यहाँ पे हम टमाटर के लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं, उसी नाम को ले जाके आप किसी दूसरे जगह पे, करगिल के अलावा किसी दूसरी जगह पे अगर बोलने लगोगे, वहाँ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की पड़ी कि एक ऐसा नाम हम ढूंढे जो चाहे करगिल में हो उस नाम का मतलब वही होगा, मुंबई में हो उस नाम का मतलब वही होगा, ईरान में हो उस नाम का मतलब वही होगा, अफ़गानिस्तान में जाओ उस नाम का मतलब वही होगा। तो ऐसा एक नाम देने का जो सिस्टम है उसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस नाम देने का एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड वाले नाम देते हैं। जिस तरीके से हम लोगों में नाम होता है ना, फयाज अहमद, फयाज अहमद, ये बाइनोमियल नेम एक्चुअल में नहीं है, बाइनोमियल नेम को साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है, याद रखना है, फयाज अहमद। बिल्कुल उसी तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, दो वर्ड के नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, दो वर्ड के नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी टू वर्ड नेम, सिंपली अगर आप कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज टू वर्ड नेम, टू वर्ड नेम। याद रखना, पहला जो वर्ड है नेम का, फर्स्ट जो वर्ड होता है नेम का, फर्स्ट जो वर्ड होता है नेम का, फर्स्ट वर्ड को कहते हैं जीनस। याद रखो ये, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड को क्या कहते हैं, जीनस। और दूसरा जो वर्ड होता है, सेकंड जो वर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, स्पीशी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीशीज या स्पीशी। ठीक है, पहला नाम को जीनस, दूसरे नाम को स्पीशीज। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन जो है वो कॉमन नाम है आदमी का, इंसान का आम नाम हम क्या कहते हैं, ह्यूमन।
ह्यूमन का जो बाइनोमियल नेम है या साइंटिफिक जो नेम है, बाइनोमियल नेम को याद रखना, साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइंटिफिक नेम। अब याद रखना, प्लांट के केस में बाइनोमियल नेम को बॉटनिकल नेम कहते हैं, बॉटनिकल नेम इन केस ऑफ प्लांट्स। याद रखना, प्लांट के केस में क्या कहते हैं? बॉटनिकल नेम। एंड इन केस ऑफ एनिमल्स, साइंटिफिक नेम को एनिमल्स के केस में क्या कहते हैं? जूलॉजिकल नेम्स। किसके केस में? एनिमल के केस में। एनिमल्स के केस में क्या कहते हैं बेटा? जूलॉजिकल नेम। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ह्यूमन जो है, जो कि ह्यूमन किस में आ जाता है? एनिमल्स में आ जाता है। तो ह्यूमन का जो जूलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है, या हम कह सकते हैं बाइनोमियल जो नेम है ह्यूमन का, वो क्या है बेटा? होमो। ह्यूमन का बाइनोमियल नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, याद रखना, इसको अलग से अंडरलाइन करना था, वो हम रूल में नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये जो होमो है, हमने क्या कहा था? दो वर्ड के नाम होंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल नेम में दो वर्ड के नाम होते हैं। पहला जो नाम है उसको कहते हैं जीनस, उस नेम को क्या कहते हैं? जीनस। और दूसरा जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीशीज। इसका मतलब यहाँ पे होमो इज द जीनस एंड सेपियंस इज द स्पीशीज। यहाँ पे ये जीनस है। याद रखना, ये ह्यूमन का यानी बाइनोमियल नेम हो गया, या साइंटिफिक नेम हो गया, या जूलॉजिकल नेम हम कहते हैं इसे, याद रखो। ठीक है, इसी तरीके से मैंगो, आम का बाइनोमियल नेम। आम क्या है? प्लांट है, तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं बॉटनिकल नेम, या साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का क्या है? शाबाश, मैंगो का क्या है? पहले आपका कौन सा नाम होना चाहिए? जीनस का। शाबाश, मैंजीफेरा। मैंजीफेरा, इसको अंडरलाइन करना है। फिर इसके बाद दूसरा एक और नाम, इंडिका। ये मैंजीफेरा आपका जीनस का नाम है, और इंडिका आपके किसका नाम है? स्पीशीज का नाम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एप्रिकॉट का है, प्रूनस अर्मेनिया का, पटाटो का है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, इसी तरीके से कैरेट का है, इसी तरीके से स्पाइनच का है, इसी तरीके से आपके एप्पल का है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट तरीके के नाम आपके नोट्स में भी मैंने आपको लिखा है, कुछ 4-5 एग्जाम्पल या 6-7 एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो उसी में आप देख लेना। तो इस सिस्टम ऑफ नेमिंग को, जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लंबा नाम के बजाय 2 वर्ड वाले नाम दिए जाते हैं, जिसमें पहला वर्ड को हम कहते हैं जीनस, और जिसमें सेकंड वर्ड को हम कहते हैं स्पीशीज, इस नेमिंग सिस्टम को हम कहते हैं क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बेटा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। शाबाश, याद रखना, यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यही सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके 11th में भी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा इलाबोरेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझना आपको पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाले क्लास में हम कि किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने यानी पहले ही, यानी आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद उसको जो नाम हम देते हैं, बाइनोमियल नेम जो हम देते हैं, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जब उसको नाम देते हैं, तो कौन कौन से रूल्स हमें दिमाग में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल के तहत हमें उनको नाम देना होता है। तो वो हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।